Good afternoon to all of you. This is Vikas Nagar. Today we are going to start geography. तो आज हम geography start करेंगे. Geography start करने से पहले एक बार GS का हम overall syllabus देखते हैं कि GS में हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे, अभी GS के बारे में उन्हें broadly नहीं पता होगा. So पहला हम काम करेंगे GS का broadly topic देखेंगे, syllabus देखेंगे, हमें क्या-क्या cover up करना है. उसके बाद आज का जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या हमें टॉपिक ज्योग्राफी में कवर करना है. और उसके बाद तीसरा पॉइंट आज हम देखेंगे कि एक एस्पिरेंट का, एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या हो जब भी वो जीएस पढ़ रहा है. कौन सी इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसे मेमोराइज करनी है और कॉन्सेप्ट उसे कैसे समझने हैं, किन चीजों पे उन्हें ध्यान रखना है, किस तरीके की क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे एस्पेक्ट पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट जब भी मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आए कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ये इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सॉरी या सो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो जनरल स्टडीज है, नॉर्मली हम जीएस बोलते हैं या वी कैन से जीके या वी कैन आल्सो से जनरल अवेयरनेस. इसको हम डेफिनेटली कई सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री, third we have economics, we also have polity or constitution. Then we have fifth में हम इनको miscellaneous में डाल देते हैं. miscellaneous में like we have environment and ecology से रिलेटेड है या साइंस से रिलेटेड कुछ भी है. प्लस फिर आपका आ जाता है करंट अफेयर्स. सो कोई भी एस्पिरेंट जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहा है, जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहा है, पहले उसको ये सारे बेसिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट कवर करने होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी होता है. ज्योग्राफी के सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. हिस्ट्री हमें कवर करनी होती है, एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडाइवल हिस्ट्री होती है, देन मॉडर्न हिस्ट्री होती है. हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तब हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे. देन वी हैव इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी होती है, इसके भी बहुत सारे टॉपिक है. बजट पढ़ना होता है हमें, प्लानिंग कमीशन पढ़ना होता है, देश का टैक्सेशन सिस्टम हमें पढ़ना होता है, देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पढ़नी होती है, ट्रेड वॉर आपने सुना होगा. देन क्योंकि आप सभी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी किया हुआ है, तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपका वैसे भी क्लियर होता है. इसके लिए स्पेशल क्लासेस लगती है. जीके का तो एक पार्ट है ही, लेकिन ऑल ओवर लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो बैकग्राउंड है, बेसिक यही है. इसके बाद मिसलेनियस है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड भी थोड़े बहुत हमें स्टैटिक बेसिक पढ़ना होता है. देन फिर बेसिक साइंस हमें पढ़नी होती है. नाउ करंट अफेयर्स बेसिकली होता क्या है कि यू सी एक पर्टिकुलर इवेंट है, वो पर्टिकुलर इवेंट आपका न्यूज में है, और वो पर्टिकुलर इवेंट आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है. वो कोई एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना भी हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल फिनोमिना भी हो सकता है, कोई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई मिसलीनियस हो सकता है, या जस्ट कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है. तो होता क्या है कि आज जो भी आपका ज्योग्राफी से न्यूज में है, हिस्ट्री से न्यूज में, इकोनॉमी से न्यूज में, पॉलिटी से न्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशन से न्यूज में, जो आपका आज न्यूज में है वो करंट अफेयर होता है. और जो पहले कभी न्यूज में था, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, वो आपका स्टैटिक बन चुका है. ऑल्दो कोई ऐसी थिन लाइन नहीं है कि आज का करंट अफेयर कब स्टैटिक बन जाएगा, बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि पिछले 1, 2, 3 साल में जो भी न्यूज में है वो करंट है, बाकी सब स्टैटिक है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से केरला में अभी एक साइक्लोन आया है. तो साइक्लोन तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है,
लेकिन जो पर्टिकुलर साइक्लोन अभी केरला में आया है वो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। अभी आप सभी लोग अक्टूबर में अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने देखा है कि अभी ये 2-3 फिनोमिना बड़े न्यूज में है। जीएसटी काउंसिल न्यूज में है, जीएसटी बहुत ज्यादा न्यूज में है। एक और दूसरा कॉन्सेप्ट न्यूज में है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, जिसमें अभी आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया बांग्लादेश से भी पीछे है। तो ये जो जीएसटी है और पीसीआई है ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। बट जिस स्टूडेंट ने इकोनॉमी पढ़ी हुई उसे पता है कि जीएसटी क्या है। जीएसटी को लेके ये जो इश्यू है ये करंट है। पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बट पीसीआई का जो अभी है, अभी जो न्यूज में आ रहा है वो करंट अफेयर्स है। सो होता क्या है, जब आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग होता है तो आप उसको करंट से रिलेट कर पाते हैं। करंट कुछ नहीं है, ये जो स्टैटिक हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनका जो पार्ट अभी आपका न्यूज में है वो करंट अफेयर्स बन जाता है। So we have to understand geography, history, economics, polity, and then miscellaneous, and then we have to study current affairs. ये सब हमें पढ़ना होता है। Now एक बेसिक क्वेश्चन जिसको बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं कि हमारी स्टूडेंट की अप्रोच क्या हो जब हम इनको पढ़ रहे हैं, आपको क्या ध्यान देना है। देखिए आपकी यूटिलिटी क्या है, आप जीके पढ़ क्यों रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप इससे एड्रेस कर सकते हो। यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान देना है। पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें जो प्री में हम क्वेश्चंस फेस करते हैं वो बेसिकली एमसीक्यू वाले हम क्वेश्चन फेस करते हैं, जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो आपको इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। तो पहली तो यूटिलिटी हो गई कि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। दूसरी यूटिलिटी होती है कि हमें आंसर्स लिखने होते हैं। आंसर्स लिखने होते हैं हमें मीन्स में। अब इसमें क्योंकि इंडिया में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस तो कोई है नहीं, कोई पूरे देश के लिए तो एक जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता नहीं है, स्टेट वाइज एग्जाम होता है। यूपी का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो यहाँ पे प्री में भी अगर आप देखते हो तो कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्टेट है जो जीएस से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्टेट है जहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो प्री में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस पर्टिकुलर स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हम दे रहे हैं। बट अगेन आपको जो भी जीएस में आप पढ़ रहे हो, जो भी करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो, उसमें उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक तो आपको प्री के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको 200 वर्ड 250 वर्ड जितने भी वर्ड में आप पे आंसर पूछा गया है आपको वो आंसर करना है, एड्रेस करना है। नाउ जब भी हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इको आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें दो बेसिक मोटी चीजें होती हैं। पहले होता है बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मेमोराइज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू कि इंडिया कितनी कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मेमोराइज ही करना पड़ेगा। हाँ, कैसे बेस्ट आप मेमोराइज कर सकते हो उस चीज के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। जितना आप क्लास में पढ़ते हो 80-90% मेमोराइज हो जाता है, बाद में आपको 2-3 बार उसको रिवाइज करना होता है। वी विल डिस्कस दैट। और दूसरी चीज यहाँ पे होती है अंडरस्टैंडिंग, आपको चीजों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझना है कि जीएसटी क्या है, आपको ज्योग्राफी में समझना है कि मॉनसून क्या है, आपको ज्योग्राफी में समझना है कि हमारे देश में सॉइल कैसे फॉर्म हुई, हमारे देश में माउंटेन स्ट्रक्चर क्या है, रिवर सिस्टम क्या है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, कॉन्सेप्टों को समझना भी है, और जो भी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी है उसको मेमोराइज भी करना है। अंडरस्टैंडिंग में ये क्लासेस आपका टोटली यहाँ पे समझा दिया जाता है, आपको समझ में आता है। जो भी आपका डाउट क्रिएट होता है उसके लिए एक मैकेनिज्म है, वहां पे आपके आप डाउट एड्रेस कर सकते हो। फैक्ट्स को कैसे मेमोराइज कराएं, ये जो दूसरा है, इसमें जैसे हम आपको क्लास में बताते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 70-80% मेमोराइज हो जाता है। बट क्योंकि हम एक बार किसी चीज को पढ़ते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए हमारे माइंड में मेमोराइज होता है, तो अगेन हर 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद हमें रिपीटेडली उसको मेमोराइज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने बेसिकली 3-4 बातें डिस्कस की हैं कि जीएस में हमें क्या पढ़ना होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने डिवाइड किया है। अदरवाइज अब 1950s में चले जाओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट अपनी सराउंडिंग को हम स्टडी कर रहे हैं। जनरल स्टडी कुछ नहीं है, हम अपनी सराउंडिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली की सॉइल को स्टडी कर रहे हो, दिल्ली की एयर क्वालिटी को आप स्टडी कर रहे हो, वो ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो जाता है। अगर आप दिल्ली की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो, इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, वो इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। अगर आप अपने देश की हिस्ट्री को पढ़ रहे हो
कि 100 साल पहले इंडिया क्या था, 200 साल पहले इंडिया क्या था, 500 साल पहले क्या सिचुएशन थी, वो हिस्टोरिकल फिनोमिना बन जाता है। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हो कि यहाँ पे कैसे सरकारें बनती हैं, कैसे सरकारें चलती हैं, लोगों के पास क्या राइट है, लोगों को कोई इश्यू होता है कैसे रेड्रेसल करते हैं, वो पॉलिटी का पार्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से हम जनरल स्टडी में अपनी सराउंडिंग्स को पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए वी हैव हिस्ट्री, वी हैव ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी देखिए, क्योंकि हम तो अभी सिर्फ जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम यहाँ तक ही लिमिट होंगे, लेकिन जो ज्योग्राफर है उन्होंने फर्दर ज्योग्राफी को डिवाइड किया हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, तो उन्होंने फर्दर आगे जाके ज्योग्राफी को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। बट हमें तो उतना नहीं पढ़ना है, तो हमें सिर्फ ज्योग्राफी पे लिमिट रहना और देखना है हमें क्या क्या बेसिक कवर करना है। तो पहली बात है क्या क्या कैसे क्या क्या टॉपिक है, तो ये सब्जेक्ट है हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मिसलेनियस। करंट अफेयर भी कुछ नहीं है, जब यही चीजें न्यूज में होती है वो करंट का पार्ट बन जाती है। आज का जो करंट है 10 साल के बाद वो स्टैटिक बन जाएगा। और 10 साल 1857 में उस टाइम पर रिवॉल्ट हुआ था, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, 1947 में देश को आजादी मिली थी, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1975 के लिए वो करंट था, आज हमारे लिए वो क्या बन गया, स्टैटिक बन गया। 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट था, उस टाइम के लिए 2011 में करंट था। आज जब हम उसको पढ़ते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हिस्ट्री की बुकों में वो आ जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, 1991 लिबरलाइजेशन हुआ, 2004 यूपीए की सरकार आई, यूपीए 2 की सरकार आई, स्कैम्स हुए, स्कैम्स के बाद कैग की रिपोर्ट आई, कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम हुआ, उसकी कैग ने रिपोर्ट दी, फिर अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, तो ऐसा आएगा अन्ना हजारे मूवमेंट, देन फिर राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, फॉल ऑफ अरविंद केजरीवाल, राइज ऑफ मोदी, आज से 10-20 साल के बाद जब हम पढ़ेंगे। सो करंट अफेयर्स भी कुछ नहीं है, यही जीएस का पार्ट जब न्यूज में होता है तो करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है। प्लस कोई अच्छा और हमें क्या याद रखना है, कोई पर्सनैलिटी न्यूज में हो वो हमें याद रखना है करंट अफेयर्स में, कोई लॉ न्यूज में हो वो हमें याद रखना है, कोई टर्म न्यूज में हो, कोई इन्वेंशन न्यूज में हो, कोई रीजन न्यूज में हो, उस पर हमें स्पेसिफिकली फोकस देना है। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, स्पेशली जो लोग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं या यूपी की तैयारी कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, देखिए अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो पूरे देश के लिए रिलेवेंट है। लेकिन जब भी एक यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है या बिहार का कंडक्ट करा रहा है, तो वो जीएस ऑल ओवर इंडिया को तो ध्यान में रखता ही है, लेकिन वो अपने राज्य की स्पेसिफिक भी पूछता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर यूपी में कुछ नया हो रहा है तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, अगर बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है तो जो लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनको वहां का ध्यान देना है। तो आपको लोकल अपनी स्टेट की भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसको एक्स्ट्रा अलर्ट होके आपको सुनना है। जनरली तो पढ़ना ही है, लेकिन जिस राज्य की आप तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक भी आपको होना है। सो जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया, आई गेस अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आगे की क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। जैसे कि आज का हमारा सब्जेक्ट है, अब का जो हमारा सब्जेक्ट है, मेरे बारे में आप सभी आप जानते हैं, मेरा नाम विकास नागर है और मैं यहाँ पे जीएस की फैकल्टी हूँ आहूजा लॉ अकेडमी में। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक हमारा, पहला सब्जेक्ट हमारा सॉरी ज्योग्राफी। ओके, सो देखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्योग्राफी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और सेकंड हमारा आता है इंडियन ज्योग्राफी। नाउ क्योंकि आज हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी में बता देता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि आज अभी मैंने बहुत सारा टाइम आपको पहले का बेसिक बताने में अभी इन्वेस्ट किया है, तो वर्ल्ड वाला जब वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे तब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। अभी क्या होता है, आपने बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी लाइन है, कितनी कंट्रियों के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारी बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया।
हमारा कोस्टल एरिया कितना है, बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, चाइना के साथ क्या है, बांग्लादेश के साथ क्या है। तो अभी पहला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इसके बाद बच्चे तैयार हो जाते हैं कि यस अब हमें बेसिक फैक्ट्स देश के बारे में पता है। इसके बाद दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम देखते हैं बेसिकली इंडिया की जो फिजियोलॉजिकल फीचर लाइक इंडिया में आपने देखा होगा कहीं पे माउंटेन है तो माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, कहीं पे इंडिया में प्लेन एरिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सारा प्लेन एरिया है, सीधा साधा प्लेन एरिया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडिया में किस तरीके के फिजिकल फीचर है। तो माउंटेन भी पढ़ेंगे, प्लेन एरिया भी पढ़ेंगे। देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड प्लेटूज है इंडिया में, प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया में आइलैंड्स है, आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया में कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में वी विल स्टडी ऑफ माउंटेन्स कहाँ पे, माउंटेन्स भी हिमालयाज है, देन सदर्न इंडिया में भी माउंटेन्स है, हिमालयाज की क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वी विल स्टडी अबाउट माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, आइलैंड, कोस्टल एरिया, डेजर्ट। इनमें भी अगर आप फर्दर देखें, इन इंडिया वी आल्सो हैव हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट, राजस्थान वी आल्सो हैव कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट। तो जितना भी फिजिकल डिवीजन पॉसिबल है, जिस तरीके की फिजियोलॉजिकल फीचर आपको मिलते हैं, तो आप देखेंगे इंडिया इस टर्म्स में बड़ा लकी है कि आपको जितने भी वर्ल्ड में फिजियोलॉजिकल फिनोमेना मिलते हैं वो सारे आपको इंडिया में मिलते हैं। प्लस ग्लेशियर्स आल्सो, ग्लेशियर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग सुन रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, कितना वो क्रिटिकल है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स। तो जो भी फिजिकल फॉर्म है, माउंटेन हुआ, प्लेन हो, प्लेटू हुआ, आइलैंड हुआ, कोस्टल एरिया हुआ, डेजर्ट हुआ, ग्लेशियर्स हुआ, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ अब हमें इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता है, अब हमें इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में पता है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे रेनफॉल इन इंडिया। रेनफॉल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सी यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर आप जो लोग दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर का एवरेज एनुअल रेनफॉल 60 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाके देखते हैं तो बॉम्बे में आपका 200 प्लस है। और महाराष्ट्र का एक ऐसा इलाका है, जस्ट अभी हम स्टडी करेंगे कि 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है बॉम्बे जहां पे 200 प्लस सेंटीमीटर है। 200 किलोमीटर दूर 50 है, वहां पे फार्मर्स परेशान है। विदर्भ रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया। देश में जितने भी फार्मर सुसाइड करते हैं 30% लगभग एक ही इलाके से आते हैं। जस्ट उसका मेन रीजन है डेफिशिएंट रेनफॉल और अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है। तो इंडिया में रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे कितना होता है, कितना नहीं होता है। देन वी विल टॉक अबाउट रिवर सिस्टम। भारत का रिवर सिस्टम क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर, सी अब हमें इंडिया का फिजिकल फीचर पता चल गया है कि इंडिया में क्या क्या है, हमें पता चल गया इंडिया में रेनफॉल कहाँ का कितना कितना होता है, हमें रिवर सिस्टम पता चल गया है। तो वी कैन इजीली टेल कि हमारे देश का एग्रीकल्चर पैटर्न क्या होगा। उसके बाद फिर हम, क्योंकि एग्रीकल्चर मेनली किस पे डिपेंड है, सॉइल पे डिपेंड है और वाटर पे डिपेंड है। सॉइल हमें पता चल गया फिजिकल डिवीजन से, फिजिकल डिवीजन में ही फर्दर सॉइल भी हम पढ़ेंगे। तो रेनफॉल पता है हमें, सॉइल पता है, रिवर पता है, तो इजीली इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम को हम समझ सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, देखिए नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पे आपको नीम के पेड़ मिलेंगे, कहीं पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, कहीं पे आपको श्रब्स मिलते हैं, कहीं पे आपको ग्रासेस मिलती हैं। ठीक है ना। अगर आप देखते हो इक्वेटर पे या इंडिया के भी अंडमान निकोबार में आप जाओगे या केरला में जाओगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रीज की हाइट आपको मिलती है लगभग 200 फीट। 200 फीट दिल्ली में इमेजिन नहीं कर सकते। दिल्ली में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसकी हाइट भी 200 फीट, इससे भी बड़ी ट्री मिलती है। तो नेचुरली किसी भी जियोग्राफिकल इलाके पे जो वेजिटेशन होती है उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन को। इंडिया में क्या है, कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, कहाँ पे ग्रासेस मिलते हैं।
उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड हमारे देश में रिसोर्सेज कहाँ पे, रिसोर्सेज में भी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में आपके मेटेलिक मिनरल्स कहाँ है, कोल कहाँ है, तो इन सब रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 8 के मिसलिनियस। इस मिसलिनियस में हम पढ़ेंगे जो भी बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल अपने देश के नेशनल हाईवेज के बारे में हम बात करेंगे, नेशनल वाटरवेज के बारे में हम बात करेंगे, अपने देश के कुछ नेशनल पार्क भी पढ़ लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम कुछ पढ़ लेंगे, कुछ हम डैम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अपने देश के और भी मेन जो ज्योग्राफिकल फीचर है जो भी बचा हुआ है वो इस 8 कैटेगरी में आएगा। सो जैसा मैंने आपको बताया कि so we will understand about what is ओके। सो जैसे कि अभी आप सभी को पता है क्या क्या हमें क्या क्या सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी का, इस सबको हम कवर अप करेंगे। इसको पढ़ने के बाद हमें एक इंडिया के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वो है फैक्ट्स अबाउट इंडिया। एंड सी ये फैक्ट्स सिर्फ आपकी ज्योग्राफी को ही, ज्योग्राफी को जस्ट अभी फैक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफी को सिर्फ ज्योग्राफी ना समझे, इसका इम्पैक्ट हमारी हिस्ट्री पे भी है, इसका इम्पैक्ट हमारी पॉलिटी पे भी है, इसका इम्पैक्ट हमारी देश की कल्चर पे भी है, इसका इम्पैक्ट अभी हमारे देश के करंट में जो भी चल रहा है उस पर। आप देखिए क्वेश्चन है, हमारे देश के एक पर्टिकुलर इलाके में ही नक्सलिज्म क्यों है, हमारे देश के एक पर्टिकुलर इलाके में ही टेररिज्म क्यों है, पर्टिकुलर इलाके में ही वाटर का इशू क्यों है, एक पर्टिकुलर इलाके में ही फार्मर प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, पूरे देश में नहीं करते, एक पर्टिकुलर इलाके में ही क्राइम ज्यादा क्यों, क्योंकि आप जुडिशियल सर्विसेज के बच्चे हो तो क्राइम को लेकर थोड़ा सा वो होगा, एक पर्टिकुलर इलाके में पर्टिकुलर कैटेगरी के क्राइम ज्यादा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हो, जस्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है। ज्योग्राफी सिर्फ माउंटेन्स को पढ़ना नहीं है, ज्योग्राफी करंट की प्रॉब्लम को अगर आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका एक अलग ही पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल हमारी वेस्ट बंगाल के साथ 3-4 स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं, सॉरी बांग्लादेश के साथ, तो आपको पता चलेगा कि इन 3-4 स्टेट्स में रिसेंटली HIV एड्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, प्लस यहाँ पे ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ रही है। तो पता चलेगा कि उसका सीधा का सीधा असर किसके साथ वो कनेक्ट हो रहा है, बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो प्रॉब्लम कहीं और नहीं है। तो आपको देश की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने के लिए भी आपको ज्योग्राफी समझना होगा। ऐसा क्यों है हर साल जो बिहार में ड्राउट आता है, फ्लड आती है और इसको हम स्टिल सॉल्व नहीं कर पा रहे, असम में ऐसा क्या है कि हर साल फ्लड आती है, क्यों हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले बताना चाह रहा हूँ, माउंटेन और इन सबको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे इसको करंट की प्रॉब्लम से एनालाइज करके देखो, इसको अपनी पॉलिटी से कनेक्ट करके देखो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्यों पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इलाके में ही स्पेशल स्टेटस क्यों दिया है। तो बहुत सारी चीजें अब हम फर्दर आगे डिस्कस करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे, नए भी होंगे। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, क्या है। जो नए स्टूडेंट्स है थोड़ा सा मेरे साथ अभी आप मुझे समझेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे ज्योग्राफी का जो बेसिक फैक्चुअल पार्ट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। okay. सो जैसा मैंने बोला था, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 1, बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। सी ये मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पे जैसा आप क्लासरूम में पढ़ते हो, बिल्कुल वो ब्लैक बोर्ड वाली फील यहाँ पे आती है, ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड वाली। सो बेसिक फैक्ट्स अबाउट, यही बड़ा लेंथी टॉपिक है। सो नंबर 1, देखिए सबसे पहले इंडिया का एक बेसिक मैप यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सो दैट आप इसको समझ पाए। सो जस्ट बेसिक क्लास ये वाला
थोड़ा टेक्नोलॉजी का फायदा होता है कि बहुत सारी चीजें जो क्लास में पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलो भाई ठीक है। ओके सो देखिए पहला जो फैक्चुअल में बात कर रहे थे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में पहला है कि बेसिक फैक्ट ये है कि हाउ मेनी कंट्रीज shares border with India। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर कितने देशों के साथ हम बताते हैं। अगर आप इंडिया के मैप को आप पढ़ रहे होगे तो एक चीज आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पे लैंड सेम है, लैंड खत्म नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट के बाद आके लैंड खत्म हो गई है, तो होता क्या है जहां पे लैंड खत्म हो जाती है तो यहाँ पे लैंड ही खत्म हो गई है, ओशन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो इलाका है यहाँ पे ये बनती है कोस्ट लाइन और बीचेस बनते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं, दूसरा पॉइंट यूज करूंगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लैंड खत्म हो गई है लेकिन इंडिया की लैंड खत्म हुई है। लैंड तो चल रही है लेकिन इंडिया की लैंड खत्म हो गई है, दूसरे देश की लैंड स्टार्ट हो गई है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। फिर हम हर एक पर्टिकुलर स्टेट की डिटेल में जाएंगे। पाकिस्तान के साथ हम पूरा डिटेल में जाएंगे, चाइना के साथ हम पूरा डिटेल में जाएंगे। लद्दाख में कई बार आप सुन रहे हो एलओसी को लेके, एलएसी को लेके, एलएसी कहाँ है, इंडिया ने क्या बोला था, मैकमोहन लाइन क्या है, कई बार आपको ही नहीं पता चल रहा है कि अभी बहुत क्रिटिकल है। आपको समझ में आएगा कि कितना ही डिस्प्यूटेड है। अभी जस्ट इंडिविजुअल कंट्री पे हम आएंगे। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि जहां पे लैंड ही खत्म हो जाती है, ओशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बनती है कोस्ट लाइन। बट जहां सॉरी थोड़ा आउट चला गया, बट जहां पे लैंड तो चल रही है लेकिन इंडिया का ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाता है और दूसरी कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसके बीच में जो बनती है ये बनती है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आप सभी लोगों ने देखा होगा। पहला देखिए पाकिस्तान, सबको पता है पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरा भूटान के साथ करते हैं। थर्ड बांग्लादेश के साथ करते हैं। फोर्थ चाइना के साथ करते हैं। फिफ्थ और ये यहाँ पे कंट्री है म्यांमार, म्यांमार के साथ हम करते हैं सेवन। सिक्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ तक सबको पता हुआ होता है। लेकिन हम एक और कंट्री के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं और उस कंट्री का नाम है आपका अफगानिस्तान। यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान हमसे टच होता है। तो जो सेवन कंट्री है जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो है आपकी अफगानिस्तान। नाउ someone may be you can ask question कि सर क्या फिर हम इंडिया से अफगानिस्तान जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जो अफगानिस्तान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं ये पीओके में आता है। अब ये पीओके वाला कॉन्सेप्ट जो सभी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा पूरी जम्मू एंड कश्मीर में जियोग्राफिकली क्या है, हमारा ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मैप पे हम कितना दिखाते हैं। सो इंडिया कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसमें आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड अफगानिस्तान। इसको याद करने की ट्रिक है। नॉर्मली मैं ट्रिक्स में बिलीव नहीं करता हूँ बट सम टाइम से काम चल जाता है, इनसे याद हो जाता है। जिन बच्चों ने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है BCPN देन MP, BCPN देन MBA। MBA तो पता ही है, सबने सुना हुआ है। BCPN को प्रोनाउंस कीजिए बचपन, और तो बचपन ही नहीं है बट प्रोनाउंस कीजिए BCPN, बचपन MBA। तो बचपन में आपको MBA करना था, इतना याद रखिए तो ये आपका काम चल जाएगा। सो ये है कंट्री जिसके साथ लार्जेस्ट बॉर्डर है, उसके बाद उससे छोटा बॉर्डर, उससे छोटा बॉर्डर, देन स्मॉलेस्ट बॉर्डर ए के साथ। तो नाउ यू विल से बी से कौन सी कंट्री आएगी? यू कैन से भूटान आल्सो, बट अब ये कॉमन सेंस है क्योंकि बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। उसके बाद फिर आपका आता है चाइना, कॉमन सेंस। तीसरा पाकिस्तान, एन से नेपाल है, एम से म्यांमार है, ये म्यांमार है आपका, एंड बी से आपका है भूटान, सेवंथ में आएगा अफगानिस्तान। तो
BCPN MBA आपको याद करना है, आपका काम चल जाएगा। हाउ मेनी कंट्री शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखिए, जस्ट आज की क्लास के बाद आपको इंडिया की एक आपके माइंड में एक मैप जनरेट हो जाएगा। जब भी आपको कोई इशू समझ में आएगा, अच्छा वो उस इलाके का है, वहां पे ये इशू है, ये वाली रिवर जाती है, ये वाला नेशनल पार्क है, ये रिसोर्सेज है, तो आपको ये माइंड में आना चाहिए। जब भी आप रांची के बारे में सुनो, आपको समझ में आए, अच्छा तो झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेटू में है, ये रिवर यहाँ से जाती है, पॉलिटी का भी कोई कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए कि ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ, ये वाली ट्राइब है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, आयरन प्रोड्यूस होता है, हिस्टोरिकली भी कोई मूवमेंट हुआ तो वो भी याद आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। बट आज के बाद आपको इंडिया का मैप और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो ये टॉपिक हुआ। फिर हम बात करते हैं, दूसरा है, आप सभी लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, सी, इस कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया का एक सिंपल सा मतलब ये है, इंडिया में कितनी ऐसी स्टेट है जो कोस्ट लाइन बनाती है। सारी तो नहीं बनाती, कुछ ही स्टेट कोस्ट लाइन बनाती है। तो यहाँ पे हम उन्हीं स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कितनी स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन बनाती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये इंडिया की वेस्ट साइड, ये आप सभी लोगों को पता होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इंडिया की ईस्ट साइड, और यहाँ पे जो आपका सी है वो अरेबियन सी है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडिया के आइलैंड्स भी हैं, ये आपके लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप याद करना इजी है क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे मालदीव है, और आप सभी लोगों ने मालदीव में वैकेशन का तो कभी ना कभी प्लान किया होगा या सोचा तो होगा मालदीव में कभी जाएंगे। तो मालदीव्स, द्वीप्स, लक्षद्वीप, जो बहुत टाइनी आइलैंड होते हैं ना, उनको द्वीप्स बोलते हैं। तो हमारे हैं लक्षद्वीप, और नीचे अगर जाओगे तो फिर आ जाएंगे मालदीव। सी, मालदीव की कुछ आइलैंड इतने टाइनी है कि सी, ये जो बत्रा सिनेमा है ना, तो मुखर्जी नगर में, ये बत्रा सिनेमा छोटा सा है ना, उससे भी छोटे आइलैंड। तो कुछ ऐसे आइलैंड है ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, तो बहुत टाइनी आइलैंड। तो अगेन ये आपका अरेबियन सी है, वेस्ट साइड है, एंड देन ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ये पहले बंगाल हमारी प्रोविंस हुआ करती थी, जिसमें बांग्लादेश भी था, वेस्ट बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड का भी कुछ पार्ट था। तो ये था हमारा बंगाल हुआ करता था। बाद में डिवीजन हुआ तो वेस्ट बंगाल बन गया, बांग्लादेश बन गया। डिस्कस करेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। इसलिए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ओके, सो तो इंडिया में अगर कोई भी लाइन कोस्ट लाइन शेयर करती है, कोई भी स्टेट, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो अरेबियन सी से शेयर करेगी या बे ऑफ बंगाल से, और तो तीसरा कोई ओशन या सी है ही नहीं। तो पहली स्टेट है गुजरात, आप सभी लोगों को पता होगा, गुजरात। इससे नीचे आप जाएंगे महाराष्ट्र, क्योंकि पहले गुजरात और महाराष्ट्र सेम थे। इवन इन दोनों का बॉम्बे हाई कोर्ट भी कॉमन है, आज भी आप सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद गोवा, तीसरा गोवा का भी कोर्ट सेम ही है, सेम में हाई कोर्ट शेयर करते हैं। देन फोर्थ आपका कर्नाटका, फिफ्थ आपका केरल। तो हमारी पांच हमारे राज्य, पांच स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, या नॉट बॉर्डर, कोस्ट लाइन फॉर्म करते हैं अरेबियन सी के साथ। तो पांच तो यहाँ पे हो गए। अब इधर आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल की साइड, छठा तमिलनाडु, सेवंथ आपका आंध्र प्रदेश। देखिए, ये तेलंगाना, ये अभी फॉर्म हुआ है 2014 में। इससे पहले जो मैंने ब्लैक सा ट्राइंगल बनाया, इट वाज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। याद रखना है, लैंड लॉक है, लैंड लॉक। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है बताएंगे। सेवंथ हो गया, एट्थ हो गया उड़ीसा, एंड नाइन्थ हो गया, यहाँ पे अभी हमने पढ़ाई है, नाइन्थ हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया विच शेयर्स कोस्ट लाइन? तो कोस्ट लाइन के लिए है टोटल लाइन, याद रहेगा। देखिए, इन सारी बातों को अभी तो लिख लेना है, कॉमन सेंस है। ये 2-3 क्लासेस के बाद आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगेगा, क्योंकि हम गुजरात की हिस्ट्री में जाएंगे, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में जाएंगे, तो और अच्छे से हम इनको समझेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट तो 9 है, ठीक है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ये कोस्ट लाइन है, इसमें किलोमीटर में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी? तो बहुत सारे लोगों को आंध्र लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपकी गुजरात, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि जिगजैग है तो किलोमीटर में बड़ी लंबी है।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी गुजरात की। उसके बाद हमारा आएगा आंध्र, उसके बाद हमारा आएगा तमिल। ये टॉप 3 आप याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट सबको पता है, बट स्मॉलेस्ट पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। गोवा स्मॉलेस्ट सबको पता है, क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, आपको इतना याद रखना है, 9 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 5 + 4, तो 5 है आपकी अरेबियन सी की साइड, एंड 4th है आपकी इधर बे ऑफ बंगाल की साइड। और एक और आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो शायद आपको समझ में ना आए, इंडिया की जो भी रिचेस्ट स्टेट है वो सारी कोस्टल स्टेट है। जितनी भी रिचेस्ट स्टेट है, हाँ इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है, एक तो आपका बंगाल आर्मी पीछे क्यों है, और दूसरा केरला, तीसरा उड़ीसा। ये तीनों एक्सेप्शन है, इनके पीछे स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि केरला, बंगाल और केरला में तो कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट है, वो कभी प्राइवेट सेक्टर को आने ही नहीं देते। बताऊंगा इसके बारे में जब इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो उड़ीसा थोड़ा ज्योग्राफी का इशू है, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। अदरवाइज आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आती है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। और अगर आप इंडिया की इंडस्ट्री देखते हो ना, टोटल इंडिया की जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो एफडीआई आती है, मेजॉरिटी आपकी इन 4 राज्यों में। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा आपका हो गया तमिलनाडु या आंध्र और जो। तो मेन इंडिया की जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है सारी वहां पे लोकेटेड है। क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफी। इकोनॉमी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे देश के जो पुअर इलाके हैं वो अंदर है और जो रिचेस्ट इलाके हैं वो बाहर है। इसलिए आप देखिए, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारा आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो एक बार आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगेन ऑनलाइन एजुकेशन का एक बेनिफिट हमें मिलता है। Now you will understand कि how geography is critical in understanding the current situation of India. See, अभी आपने देखा है माइग्रेंट का इशू चला था। इंडिया में जितना भी माइग्रेशन होता है सारा इस जगह से माइग्रेट लेबर जाते हैं, और सारा कहाँ पे जाते हैं? यहाँ से लोग जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे? पंजाब जाएंगे, गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, आंध्र जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ के लोग आके यूपी और बिहार की साइड जा रहे हैं, वहां पे जाके वो जा रहे हैं, ऐसा नहीं देखा। और आपने देखा भी होगा तो आप ये नोटिस करना कि वो किस एक्टिविटी में है, वो लेबर वर्क में नहीं है। अगर कोई सदर्न इंडिया से, महाराष्ट्र, गुजरात से नॉर्थ साइड में आ रहा है तो वो या तो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, हाईली स्किल्ड जॉब में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग पूरा यहाँ पे माइग्रेट है। और क्योंकि ये सारा डेवलप भी इलाका है, अगेन डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सो माइग्रेशन का इशू था, आपने देखा है कि सारे वहां से लोग इधर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंडिया में जितनी भी लेबर है हमारे शहरों में देखने को मिलती है, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने को मिलती है, 95% इन्हीं 4-5 राज्यों से निकलती है। रीजन, ये राज्य इंटीरियर में है। इंटीरियर में है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम क्यों है? फॉर एग्जांपल, अभी का एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले 2-3 साल में 3-4 मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए हैं। एक तो किया आया है, किया की सेल्टॉस हिट है, सबको पता होगा किया के बारे में। आइसुजू आया। अब ये दोनों, एक जापानीज एक कोरियन कंपनी है, ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। अब ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, इनको प्लांट लगाना है, कहाँ पे लगाएंगे? प्लस इनको मानिए कि अपनी कार इंडिया से बना के एक्सपोर्ट भी करनी है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये इंडिया में आएंगे यहाँ पे यूपी में और पोर्ट से अपना 1000 किलोमीटर अंदर आएंगे फिर वापस बेचेंगे, नहीं। दे विल ट्राई कि वो कोस्टल एरिया में शिफ्ट हो जाए। इसलिए आप देखिए ज्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोस्टल एरिया में ही आती है। और उसके पीछे फिर वाइस वर्सा भी है, क्योंकि कोस्टल स्टेट रिच है, और कोस्टल स्टेट रिच है तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होगा, अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे हाईवे होंगे, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी, अच्छी गवर्नेंस होगी। तो ये सारी चीजें स्टेट अच्छी देती हैं, इसलिए और एफडीआई आती है, और एफडीआई आती है तो और एम्प्लॉयमेंट होता है, और एम्प्लॉयमेंट होता है तो रिच होते हैं, और बाकी जो हमारे देश के इंटीरियर इलाके हैं वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी पढ़े। सो दिस सी
how geography is influencing our polity, how geography is influencing our economy, and how geography is influencing our ecology also. इसलिए आप देखिए जो भी सबसे डेवलप स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी वहां पे है, दिल्ली। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम आएंगे स्पेसिफिक। अभी हमने बात की थी सी की नेबरिंग कंट्री इंडिया की कितनी है जो इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, इनमें हम अलग अलग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। 7 कंट्री है जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, पर डिटेल में हम पढ़ेंगे 4 या 5 कंट्री के साथ। और इनमें डेफिनेटली पाकिस्तान तो हो गई हो, चाइना तो हो गई हो, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा बॉर्डर कनेक्टेड है, कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही एक साथ लेके चलते हैं, तो चाइना और पाकिस्तान के साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं। चलो अभी पहले इसी मैप से स्टार्ट करते हैं, आगे दूसरा मैप में इंसर्ट करूँगा। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। सो ये वाला मैप आपका हाँ न्यूली अपडेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। इसके बारे में भी अभी हम आएंगे कितनी स्टेट है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए ये बात तो आप सबको ही पता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को। एक्चुअली इंडिया को इंडिपेंडेंस एंड 14 को इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान ब्रिटिशर्स से। ये एक वे हो गया। या दूसरा भी ये भी है कि ब्रिटिशर्स ने जाते जाते जो हमारा इंडिया था, हिंदुस्तान था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और 14 अगस्त को उसने क्रिएट कर दिया पाकिस्तान। एंड 15 अगस्त डेफिनेटली 1947 कॉमन सेंस से पता होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने क्रिएट किया। तो उस टाइम पे 1947 इन्होंने एक्ट पास किया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इस एक्ट के बारे में। और इस एक्ट ने पाकिस्तान बनाया, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान। 1947 में बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। एंड 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को लिबरेट करा दिया और वो बन गया बांग्लादेश। नाउ पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर ये बोल रहे हैं कि वी विल फर्दर डिवाइड पाकिस्तान इनटू 4 पार्ट्स, बलूचिस्तान एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स सी वो होता है नहीं, बिकॉज़ नाउ सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। लेट्स सी। तो उस टाइम पे 1947 में पाकिस्तान था। एंड इस एक्ट ने को अभी आप देखिए, चलो बेसिक से थोड़ा बताता हूँ। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करती है? गुजरात बॉर्डर शेयर करती है, सेकंड राजस्थान बॉर्डर शेयर करती है, थर्ड पंजाब। सी यहाँ पे अगर पूछा गया है स्टेट्स, अगर अभी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टेट्स, तो आंसर होगा 3, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट नाउ। फर्दर और कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? हमारी 2 यूटीज बॉर्डर शेयर करती है, जो हो गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख। नाउ दिस इज जम्मू एंड कश्मीर और ये आपकी है लद्दाख।
तो लद्दाख यहाँ से बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ। सो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कितनी यूनिट्स शेयर करती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, उन्होंने ये नहीं पूछा है, ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि दे आर आस्किंग अबाउट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सो यू हैव टू मार्क 3 स्टेट शेयर करती हैं, 2 यूनियन टेरिटरी करती है। बट उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है, हाउ मेनी स्टेट्स पूछा है, और उसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर डाल दिया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ यूटी। फर्दर कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ये थोड़े, कई बार बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन और आंसर की देते हैं, तो थोड़ा उसमें भी मिसमैच होता है किस पर्सपेक्टिव से उन्होंने दिया। इवन यूपीएससी के तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इतने डिबेटेबल थे कि लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये तो है ही नहीं, बट यूपीएससी ने बोला एग्जाम क्वेश्चनर जो सेटर है उसने किस थॉट के साथ बनाया है तो हम उसे ही मानेंगे। तो अगेन इसमें कभी कभी थोड़ा हो जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली स्टेट पूछा है, क्योंकि जुडिशरी है, हर टर्म का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इफ दे आर आस्किंग स्टेट यू हैव टू मेंशन, इफ दे आर आस्किंग अबाउट स्पेसिफाई नहीं किया तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, चलिए ओके। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखिए, जब ये, अब पहले तो ये सारा इंडिया ही था, पहले इंडिया बॉर्डर शेयर करता था अफगानिस्तान के साथ, ये सारा इंडिया ही था, बट फर्दर अब डिवाइड करना था, तो डिवाइड करने के लिए उन्होंने एक बाउंड्री कमीशन सेट किया अंग्रेजों ने, और उस बाउंड्री कमीशन के जो चेयरमैन थे रेड क्लिफ थे। तो इसीलिए आज जो लाइन इंडिया को सेपरेट करती है पाकिस्तान के साथ, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। अब क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, तो आज ये जो रेड क्लिफ लाइन है इट ऑल्सो सेपरेट इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। तो इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सेपरेट लाइन करती है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ओके, सो आपको एक तो ये याद रखना है ये कौन कौन सी यूनिट बॉर्डर शेयर करती है, दूसरा आपको याद रखना है रेड क्लिफ। ओके, तीसरा पॉइंट आपको पाकिस्तान से रिलेटेड क्या याद रखना है, ओके, व्हाट आर द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारे क्या क्या डिस्प्यूट है, तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे क्या क्या डिस्प्यूट है। पहला डिस्प्यूट है, एक लोकेशन है सर क्रीक इन रान ऑफ कच्छ, रान ऑफ कच्छ इलाके में, अभी रान ऑफ कच्छ के आगे बढ़ेंगे। और दूसरा डिस्प्यूट तो आप सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर, ये तो बड़ा डिटेल में पढ़ना होगा थोड़ा इसकी। जम्मू एंड कश्मीर इशू पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है। आज मैं आपको उसकी ज्योग्राफिकल डायमेंशन दूंगा, कहाँ है कहाँ नहीं है, पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं दूंगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्पेशल स्टेटस मिला ना, हिस्टोरिकल डायमेंशन दूंगा, क्योंकि अभी ज्योग्राफी पे लिमिट रखना है ना। बट शायद आपको समझ में आ रहा हो कि एक इश्यू की कैसे हिस्टोरिकल भी है, ज्योग्राफिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। हिस्टोरिकल नहीं बताऊंगा कि 17 में कहा था, किस राजा के अंडर में था, अंग्रेजों ने कैसे वो राजा के साथ लड़ाई लड़ी, उसको अपने अंडर में लेके आए, फिर कैसे चाइना के साथ टॉक्स में, तिब्बत के साथ क्या एग्रीमेंट हुए, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसका। ओके, सो अभी सरकरी कहाँ पे है, देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगेन ये आपका राजस्थान का इलाका है, ये आपका इलाका है रान ऑफ कच्छ, और इस रान ऑफ कच्छ में यहाँ पे है आपका ये सरकरी, यहाँ पे है ये सरकरी। क्रीक्स एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है, बताऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ आप यहाँ पे याद रखिए ये सर क्रीक यहाँ पे है, और इसको लेके एक डिस्प्यूट है, और ये पुराना ही है, 1947 में पहले जो जूनागढ़ वाले थे और ये वहां के जो राजा थे, इनके बीच में भी डिस्प्यूट था, वो सेटल ही नहीं हुआ। लेकिन ये इतना हाईलाइटेड नहीं है, मेन जो हाईलाइटेड है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर। सो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको याद रखना है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था, कितने हमारी स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, फिर आपको पता होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ लाइन क्या है, अभी यहाँ पे एलएसी पे अभी हम आएंगे, जस्ट अभी ब्रॉड वाला मैप आपको दिखाऊंगा, ये वाला जो बिल्कुल स्पेसिफिक है। देन सर क्रीक और फिर जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहाँ पे ऐसा ही मैं आपको बेसिक चाइना के बारे में भी बता दूं थोड़ा सा। अगेन आई होप कि आपने ये सब भी जो मैं बता रहा हूँ आप साइड बाय साइड नोट करते हुए जा रहे हैं, या अगर आपको लगे तो बीच में पॉज करके भी आप लिख सकते हैं सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, सो सेम ऐसे ही जब हम चाइना के साथ देखते हैं तो आपको पता चलेगा, नाउ दिस इज चाइना, कितनी स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, पहले तो इसको क्लियर करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद ये हो गया सिक्किम दूसरा, तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड, चौथा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। अगर स्टेट पूछा जाए तो ये 4 ही है। पहले हम 5 बोलते थे बट अभी बन गया है लद्दाख। तो 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, जो 5वीं है वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये क्लियर हो गया पहला। दूसरा, जो चाइना के साथ हमारी लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इसको हम बोलते हैं। मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है इंडिया को चाइना के साथ। बट जैसा नाम से ही पता चल रहा है मैकमोहन लाइन, अब मिस्टर मैकमोहन को इंडियन तो थे नहीं। अगर इंडियन होते तो पता चलता रामो लाइन, शामो लाइन, कुछ कोई भी लाइन होती, बट क्योंकि हमको तो कॉलोनाइज किया गया, हम तो इंडिपेंडेंट थे ही नहीं। तो ये ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी की थी चाइनीज के साथ। अब यहाँ पे कई बार ये डिस्प्यूट होता है कि अब चलो अभी 2 मिनट के बाद मैं आता हूँ। तो मैकमोहन लाइन थी ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ की थी। अब चाइना के साथ स्टेट कौन सी शेयर करते हैं पता चल गया, लाइन का नाम पता चल गया, यू हैव टू मेमोराइज दैट लाइन, मैकमोहन लाइन। अब आता है डिस्प्यूट क्या है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ सर डिस्प्यूट ये है, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि देखिए ये जो एंटायर लाइन है ना, ये स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब आपने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर देखा होगा कि ये इंडिया पाकिस्तान है, ये इंडिया है, बीच में आपने फेंसिंग देखी होगी। अब फेंसिंग आप तभी कर सकते हो जब बॉर्डर सेट कि ये तुम्हारा है ये मेरा है। एंटायर बॉर्डर विद चाइना इज डिस्प्यूट, एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड। कहीं पे भी ये सेटल नहीं है कि ये लाइन तक हमारा है और इस लाइन के बाद चाइना है। और जब ये लाइन ही सेटअप नहीं है कि इस लाइन पे इंडिया खत्म हो गया और यहाँ पे चाइना स्टार्ट हो गया, दोनों का क्लेम ओवरलैपिंग है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2 पॉइंट है, ये सेट नहीं है कि इस पॉइंट तक यहाँ चाइना है और यहाँ इंडिया। चाइना बोलता है हम यहाँ तक है, इंडिया बोलता है नहीं, इंडिया फर्दर ये बोलता है मेरी टेरिटरी यहाँ पे है। तो ओवरलैपिंग क्लेम्स है, ये क्लियरिटी नहीं है। अभी जस्ट एक मैप में लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, जब ये ही क्लियर नहीं है कि ये बाउंड्री किसकी है, टेरिटरी किसकी है, तो आप फेंसिंग नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। तभी आपने देखा होगा कई बार कि हिंदी न्यूज चैनल पे आप सुनते हो कि चाइना 15 किलोमीटर लद्दाख में अंदर आ गया। बचपन में मैं भी सोचता था कि फोर्स नहीं खड़ी क्या, वो फेंस तोड़ के आ गए, हमें पता ही नहीं है। बट क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूटेड है तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं है और वहां पे फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग नहीं है तो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है, इंडिया और चाइना के ओवरलैपिंग क्लेम है। कभी वो हमारी टेरिटरी में आ जाते हैं, वो बोलते हैं ये हमारी है, हम उनकी टेरिटरी में चले जाते हैं, हम बोलते हैं हमारी है। और इन्हीं जब आप एक दूसरे की टेरिटरी में जाते हो, कई बार फोर्सेस आमने सामने आ जाती हैं। जब आमने सामने आ जाती हैं तो क्लैशेस हो जाते हैं। जस्ट इसमें पॉसिबल है तो मैं आपको इस क्लास के लास्ट में एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यार कितना कॉम्प्लिकेटेड ये डिस्प्यूट है। ओके, सो कोई सा भी बॉर्डर सेटल नहीं है, बट हर जगह पे लड़ाई भी नहीं है। ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, बॉर्डर कहीं का भी सेट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर है जहां पे लड़ाई है। कुछ ऐसी जगह है कि बॉर्डर तो सेट नहीं है लेकिन वहां पे पहुंचना डिफिकल्ट है, मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तो हम भी चुप रहते हैं, चाइना वाले भी चुप रहते हैं, वहां पे लड़ाई नहीं करते। लेकिन जब भी लड़ाई की सिचुएशन आ जाती है, आप देखिए, आपने आज से पहले 2 ही सेक्टर सुने होंगे। अगर आप 3-4 साल पहले जाएं, या तो अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत होती थी या लद्दाख में। लेकिन 2017 में डोकलाम आ गया, सिक्किम, वहां पे भी डिस्प्यूट होने लगा। अभी जब आप देखते हैं ये सारा लद्दाख का इंसिडेंट चल रहा था, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह चाइना ने इंकर्जन करने की कोशिश करी, उत्तराखंड में भी करी। तो जब डिस्प्यूट होता है कहीं भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेनली जो मेन डिस्प्यूट है वो अरुणाचल प्रदेश में है, डोकलाम भी आ गया और ये आपका लद्दाख भी आ गया। अब चाइना से रिलेटेड 3 पॉइंट, कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है, लाइन कौन सी है, और ये तो लाइन लिख ही लेना एक फैक्ट की, एंटायर border is disputed between India and China. There is no consensus on where the line is. No consensus. चाइना बोलो 1971 में एग्रीमेंट हुआ था। अब हम बोलते हैं 1971 में तो हो गया, 1970 में वो वापस चला जाता है 1959 पे जाओ, तो कहीं पे कोई बात नहीं है। यू नो, चाइनीज को समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने स्टैंड से बार बार कन्वर्ट चेंज होते रहते हैं। क्लास एंडिंग कर रहा हूँ थोड़ी देर में, तो काम चला लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या था, क्या मैं आपको बता रहा था, हाँ। अब यू विल क्वेश्चन कि सर एक बात बताइए, मैकमोहन लाइन में अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है?
अकॉर्डिंग टू मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन होता क्या है कि चाइना वाले मानते ही नहीं, वो बोलते हैं चाहे बताओ मैकमोहन लाइन ड्रॉ किसने कराई थी, हु वाज मैकमोहन? मैकमोहन वाज ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स वर कॉलोनाइजर, उन्होंने तो हमें कॉलोनाइज किया था। तो बोलते हैं कि एक कॉलोनियल पावर तो अपने हिसाब से बाउंड्री सेटअप करेगी, इसलिए वो मानते हैं। तो चाइनीज मैकमोहन लाइन को मानते नहीं है। चाइना बोलता है कि दिस इज अरुणाचल प्रदेश इज माय पार्ट, लद्दाख इज माय पार्ट। चाइना अपने मैप में ऐसे दिखा था। अभी इस कार्टोग्राफी पे जस्ट मैं आने वाला हूं कि हम अपने मैप में कितना शो कर। तो अभी 10 मिनट में मैं क्लास को एंड करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक और क्लास में मेरी शेड्यूल है। तो अभी फटाफट से इसको हम समझते हैं कि चाइना और ये बॉर्डर को लेके क्या है। ये बड़ी फेवरेट इमेज है, बहुत जगह आप लोगों ने देखी होगी, एंड शायद आप इसको समझ पाए। चलो इतने से ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ। सी हो सकती है, चलो कभी और ट्राई करते हैं। इस इमेज में सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये पुरानी इमेज है, 5 अगस्त से पहले की है, 2019। सो उसमें लद्दाख और इसका डिवीजन नहीं है, बट अभी आपको बेसिक ये समझ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, मैं दूसरी से ड्रॉ करता हूँ। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वो इलाका है विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया इस पे क्लेम करता है कि ये मेरा इलाका है। ये जो आप मैप में देखते हो ना, ये वो इलाका है विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया। हम क्लेम करते हैं, हमारे पास है नहीं, ये हम क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। ओके, आप पूछोगे सर ये बताइए हमारे पास कितना है। तो सर हमारे पास जो है वो है आपका, ब्लैक से मैं करता हूँ, ये हमारे पास है। तब देख रहे हैं ना जो लाइट येलोइश में, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये सारा हमारा इलाका है, ये सारा हमारा इलाका है। नाउ क्लेम तो हम ये करते हैं हमारा इलाका है। अब ये जो ग्रीन वाला है इसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया। क्योंकि अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने यहाँ से अटैक करना स्टार्ट करा और वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ से आगे बढ़ता। इवन वो तो अंदर तक आ गए थे यहाँ तक, बट हमारी फोर्सेस पहुंचे और हमारी फोर्सेस ने उनको पीछे हटा दिया, तो इस लाइन तक पाकिस्तानी पहुंचे। इस बीच हम उनको पूरा कश्मीर एक्वायर कर पाते। विंटर्स आने वाली थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएन चले गए और वहां पे हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो जब सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, फोर्सेस हमारी यहाँ की यहाँ पे रुक गई और वो डिस्प्यूट आज का। अब कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट क्रिटिसाइज करने से पहले, क्योंकि कुछ जो वेटरन्स थे आर्मी के रिटायर, वो ये बोलते हैं कि अगर हमें 2-3 महीने और मिल जाते तो हमें सबको एक्वायर करें। अब वो होता नहीं होता, वो तो पास्ट अब नहीं कह सकते, लेकिन ये था उस टाइम पे पीएम ने डिसीजन लिया और सीज फायर कर दिया। तो अब ये वो इलाका है, ये जितना भी रेड में है पीओके, विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया। हम बोलते हैं हमारा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी 2019 में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, पार्लियामेंट में पूछा गया होम मिनिस्टर से कि ये बताइए कि पीओके हमारा है या नहीं। उन्होंने बोला हमारा है। कब लोगे ये बताओ कि हमारा है, तुम अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बता रहे हो कि हमने देश को ये बना दिया, तो लेके आओ। अब इसमें क्या हुआ, हमारे जो उस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो भी फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी, या नहीं सॉरी, सही, एक स्पोक्स पर्सन थे, बड़ी पोस्ट थी, अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, वन डे वी विश टू हैव फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन ओवर। उन्होंने बोला हमारा पार्ट है लेकिन आज फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वन डे वी विश टू लाइक टू हैव फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन ओवर। अब कब होगा लेट से पता चलेगा, बट ये पीओके का पार्ट है। ओके, सो क्लियर आपको हुआ होगा ये। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए ये है अफगानिस्तान। ये थोड़ा सा बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, हम जा नहीं सकते, हम तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, बट यहाँ हम जा नहीं सकते, ये पाकिस्तान ने एक्वायर किया हुआ है। बट क्योंकि इस एरिया से हम क्लेम करते हैं,
तो इस एरिया से जो भी बॉर्डर कनेक्टेड है उसको भी हम अपने डेटा में जोड़ते हैं। इवन यहाँ पे एक माउंटेन पीक है K2, इंडिया की हाईएस्ट पीक ये है K2, ये पीओके में है। हमारी सारी बुक में आपको K2 मिलेगा, लेकिन क्या आप K2 जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास। ओके, तो क्योंकि ये सारा इलाका हम क्लेम करते हैं, अब कल हम बोले कि K2 हमारी हाईएस्ट पीक नहीं है, किसी और को बोल दे, तो पाकिस्तान विल से कि इंडिया ने मान लिया है कि K2 इज नॉट पार्ट ऑफ, ये पीओके इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उससे जो भी फैक्टर उन सबको हम अपने एरिया में जोड़ते हैं। इंडिया का अगर आप एरिया भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारा हमने जोड़ा हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे आइए अक्साई चीन, दिस इज अक्साई चीन। अब ये वो इलाका है अक्साई चीन का, ये सारा जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 वॉर में। उससे पहले हमारे पास था, 1962 वॉर में इसको चाइना ने एक्वायर कर लिया। और अब देखिए पाकिस्तान और हमारे बीच में जहां पे अभी कंट्रोल है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ये सेट लाइन है, सेट के डिसाइडेड, कई सारे एग्रीमेंट में डिसाइड हो गई, बट इंडिया और चाइना के बीच में ये जो लाइन है जहां पे अभी हमारा फिजिकल कंट्रोल है, इसको बोलते हैं LOC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया के बीच में है कि अभी करंट पोजीशन कहां है, करंट पोजीशन की लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया के पास अभी तक जितना कंट्रोल है और चाइना के पास जो कंट्रोल है उसके बीच की लाइन है। सी, अब आप बोलोगे सर लाइन तो यहाँ पे क्लियरली है, फिर किस बात का डिस्प्यूट है? ये मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। आज तक ना तो चाइना ने बताया है कि LAC कहाँ पे है, ना इंडिया ने बताया है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर इस जिसने मैप बनाया उसको कहाँ से पता चल गई? ये एक रफ लाइन है, ब्रॉड लाइन है, मिलिट्री एक्यूरेसी वाली लाइन नहीं है। ना तो चाइना ने आज तक बताई है, ना इंडिया ने बताई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हुआ है, जस्ट टाइम हो रहा है मेरा भी, और थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि चाइना LAC में आ गया है, अंदर आ गया है इंडिया में, तो हमारे कुछ अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो वेटरन्स थे पुराने, उन्होंने बोला कि जो भी पार्टियां, इवन कांग्रेस भी अगर क्रिटिसाइज कर रही है, तो कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता है, कोई भी है, एक ये बता दे, ये लाइन बता दे, कोऑर्डिनेट बता दे कि कहां पे LAC है, यही आप बता दो। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ओपन डोमेन में कभी नहीं बताया कि वेयर इज LAC। ये क्लासिफाइड, मिलिट्री वालों को पता है, गवर्नमेंट को पता है। बताते इसलिए नहीं है कि चाइना वालों को फिर पता चल जाएगा कि इंडिया कितना क्लेम कर रहा है। चाइना भी नहीं बताता है कि वो कितना क्लेम कर रहा है, हम भी नहीं बताते हैं, सो दैट बार्गेनिंग पावर मेंटेन है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आई अंडरस्टैंड, बट सी किस इंडिया नहीं बताता, इंडिया ने ऑफिशियली नहीं बताया कि ये मेरी, इवन जब नेगोशिएशन भी होती है तब भी नहीं बताते। ये बोलते हैं कि हम तो यहाँ तक पेट्रोल करते हैं, तुम यहाँ तक पेट्रोल करो, बस। और वो जो पेट्रोल के पॉइंट है वो ओवरलैपिंग है, तब इतना कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, सो अब आपको समझ में आया जम्मू एंड कश्मीर में व्हाट इज LOC, व्हाट इज LAC, व्हाट इज POK, आपको समझ में आया होगा, व्हाट इज अक्साई चीन समझ में आया होगा। और ये है, अब ये वो टेरिटरी है, इसको ध्यान से सुनिए। ये टेरिटरी वो है कि जो पाकिस्तान के पास थी, POK के पास थी, बट इस टेरिटरी को बाद में पाकिस्तानी सरकार ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो ये अगेन हमारा एक इसलिए यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है कि चाइना के साथ चलिए। अब थोड़ा सा 2-4 मिनट और मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी आपको क्या क्या याद रखना है? ठीक, अभी तक हमने पढ़ा है पाकिस्तान और चाइना के साथ जो ट्रेडिशनल इशू तो हमने पढ़ लिया है। अभी नए इशू क्या है? नए इशू आपको थोड़े से बता रहा हूँ जो आपको करंट में भी सुनने को मिलते रहते होंगे, इनको अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एंड फर्दर इनको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये क्या है। एक तो दिक्कत है, आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कई बार आप सुनते हैं। अभी अगर टाइम बचा तो मैं इमेज शेयर करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपने सुना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ चलता है एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस को लेकर डिस्प्यूट चलता है। तीसरा पाकिस्तान के साथ चल रहा है सर FATF की ब्लैक लिस्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सबको आपको बताऊंगा। FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनको ब्लैक और ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में। उसके बाद अगर आप चाइना के साथ आते हैं
तो चाइना के साथ जब भी आप न्यूज में सुनते हैं 2-3 इशू है। एक तो वीजा वाला इशू है, वीजा क्या पासपोर्ट वाला इशू है, सॉरी। चाइना क्या करता है, सी चाइना के पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, हम इंडियन वाले जब अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, लेकिन चाइना उस पर स्टैम्प कर देता है और जो मैप की मोहर लगाता है उसमें अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट होता है। ये भी एक डिस्प्यूट है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हम कॉमन पार्ट है, एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक ब्रिक्स है जिसमें चाइना हमारे साथ कॉमन पार्टनर है। इसके बाद एक जो भी इशू चल रहा है, बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, इसको लेके कई बार न्यूज में रहता है। तो ये कुछ ऐसे इशू है जो भी न्यूज में। सो गाइस, जस्ट मैं अभी आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। देखिए, सो आज हमने पढ़ा है, अभी ये जो हमारी क्लास चल रही है मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ा शो नहीं हो रहा है। सो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया है, ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। तो पहली क्लास थी ज्योग्राफी के बारे में, हमने समझा क्या क्या हमें पढ़ना है। और यहाँ पे पहला जो हमारा पॉइंट था, ज्योग्राफी के फैक्ट्स को लेकर हमने स्टार्ट किया। ये फैक्ट्स हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, हम देश को समझ पाएंगे, देश में क्या है क्या नहीं है, और इसके ऊपर फिर हम ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। आज हमने देखा हमारी नेबरिंग कंट्री क्या क्या है, कोस्टल स्टेट्स के बारे में पढ़ा। फिर 2 कंट्रियां स्पेसिफिक पे हम गए, पाकिस्तान पे गए, चाइना पे गए, जम्मू एंड कश्मीर में सारा LOAC क्या है, LAC क्या है, लाइंस क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा। फर्दर आगे जाके हम पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड जो भी 8-10 अभी करंट में इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्दर फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में मैं इतना ही गौर कर पाऊंगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इन्हीं फैक्ट्स को आगे लेके जाएंगे हम, फर्दर और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस कि इंडिया में अगेन बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अब ये बोल के कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि बहुत सारे नए फैक्ट्स आ रहे हैं या बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है जिनके बारे में समझ में नहीं आ रहा है आपको, या कुछ ऐसा हो सकता है आप पूछना चाह रहे हो, तो अभी के लिए आपको जो भी क्लासेस आपकी यहाँ पे है इनके बेसिक छोटे छोटे पॉइंटर्स नोट्स बनाइए, और उन नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है, हफ्ते में 2-3 बार। कुछ लोग अगर पहली बार सुन रहे हैं तो ऊपर से जाता है, इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो हर दूसरे तीसरे दिन पे आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी अगर लग रहा है डाउट है कि ये या इस पे मैं थोड़ा और सुनना चाहता हूँ कि ये क्या है, वो आप अपना नोट डाउन करके रखिए। जैसे ही हमारी फिर डाउट क्लास होगी उसमें फर्दर हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, आई होप आज आपको थोड़ा समझ में आया हो कि किस तरीके से ज्योग्राफी को हम कवर अप करेंगे। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई हो, तो ज्योग्राफी को इस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। अगेन डाउट्स जो भी हैं उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर एक वे है कैसे डाउट्स को देखना है। क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस होंगी जहाँ पे आप डाउट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।